है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी मनीष सर से कि वो प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें थोड़ा मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी ऐसे श्रृंखला बनाए रखें। मनीष सर। बहुत धन्यवाद आप सभी का दिया दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और वाकई ये समय जो है बहुत अलग है और बहुत विशेष है। इस समय का क्या महत्व है वो आज हम सभी को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वो आपके बीच में आए, वो स्टार्ट करें। उससे पहले हम अपनी मनस्थिति बना ले उस लायक, क्योंकि आप यहाँ जुड़े हैं और हम मानते हैं कि भगवान ने जो सबसे बड़ी चीज आपको दी है वो समय के रूप में आपको दिया है। और हर एक सुबह जब आप उठते हैं तो आपके अकाउंट में 86,400 सेकंड क्रेडिट हो जाता है। और आप इतना बहुमूल्य समय निकाल के इस दिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो कुछ आशा होगा, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये शक्ति का ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, यहाँ से शक्ति बोलती है। और मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और यहीं से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हम सभी तो रेडियो की भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी से यही आग्रह है कि जितने समय के लिए आप जुड़े हैं, अपने मनस्थिति को आप एकाग्र करने का प्रयास करें, यहाँ फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि हम समझते हैं आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ विशेष लेकर के जाइए। और हमारा मानना है कि आप अगर सही से इन चीजों को सुनते हैं, उनको अपनाते हैं तो आपका जिंदगी बदले नहीं, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ। हम सबका जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा। तो एक बार फिर से उसी परम सत्ता का हम सभी ध्यान करेंगे जिसके संरक्षण में ये कार्यक्रम विगत 7 सालों से लगातार बिना रुके बिना थके चलते चला आ रहा है। तो उसी सत्ता का हम सभी ध्यान करेंगे। और जो भी लोग अभी जुड़े हैं उन सबसे आग्रह है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाइए, अगर बैठे हुए हैं तो जाग जाइए, अगर जागे हुए हैं तो जुड़ जाइए। और जुड़ जाइए, अगर जुड़ जाएंगे आप तो वो चीज आपको मिलता चला जाएगा। और हो सके तो आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो और अच्छी बात होगी। और आप सबसे फिर से हम आग्रह करते हैं कि एक बार अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और एक बार अपनी कमर सीधी करें। कमर सीधी करने का एक विशेष महत्व है भाइयों। आप सभी कहते हैं कि कैसे जो है हमारा मेमोरी पावर तेज होगा, कैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आपका कमर सीधी कर लेते हैं तो आपका जो संचार है, आपका जो बायो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत तेज दौड़ने लगती है आपके शरीर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें और भावना करें कि हमारा मन शांत होना चाहता है। हम शांत हो रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हो रहे हैं। हमारा शरीर शांत हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। अभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हम बिल्कुल स्थिर हैं। और ध्यान करें, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें जो सविता पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन करती है, जो पालक है, पोषक है और नियंत्रण करता है। उस ऊर्जा का ध्यान करें और ये भावना करें कि उस उदीयमान सूर्य का, उसकी किरण धीरे धीरे हमारे शरीर पे पड़ रही है, हमारे रोम रोम में फैल रही है, हमारे कण कण में फैल रही है। और उस सूर्य के प्रकाश से, उस सविता के प्रकाश से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कसाय कलमश है, वो सब धुल रहा है, स्वच्छ हो रहा है और हम अंदर से पवित्र हो रहे हैं। इस भावना में डूबते हुए एक बार उस महासत्ता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री वेद माता है, विश्व माता है, देव माता है। उसका ध्यान करें और वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में
यहाँ जुड़े हुए हमारे युवा साथी भाई और बहन, दिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उस महासत्ता, उस भगवान, उस गुरु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं हमको, आप लोग ठीक दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। मैं बताऊं कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये परिवार है, परिवार में बहन होती है, परिवार में माँ होती है, परिवार में भाई होता है। तो ये जो परिवार है, इस यही देख के हमको ऊर्जा मिलता है। और इस विकट परिस्थिति में जहां भी कॉल करते हैं, जहां भी फोन करते हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तो इस समय हमको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरे का मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है, अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है, और जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कहीं से भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, कहीं से भी कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। इस बात का हम कैसे ख्याल रखेंगे और इसको कैसे मेंटेन रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। समय सामान्य नहीं है, ये समय बहुत ही असामान्य सा समय है। गुरुदेव कहते हैं कि जब इमरजेंसी लागू हो जाता है, जब समय असामान्य हो जाता है, तो हमारी जो कार्यशैली है, हमारी जो कार्य पद्धति है, वो भी असामान्य हो जाती है, फिर साधारण नहीं रह जाता है। तो इन चीजों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपसे हर एक रविवार बात करते आए हैं। हम आशा करते हैं कि जो बात करते हैं उसमें से कुछ अंश तो हम जरूर अपना रहे होंगे। तो ये समय बहुत ही विकट है। तो इस समय में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि आप सब पे आशीर्वाद वो बनाए रखे। साथ साथ जो जो पैंडेमिक अभी हो रखा है, जो कोरोना काल हो रखा है, ऐसा परिस्थिति शायद हमको नहीं लगता है कि हम सभी ने अपने जीवन में देखा होगा। तो हमारी एक विशेष भूमिका है इस समय में। उस भूमिका में हम अपने आप को कैसे, अपनी कार्यशैली को रख सके, कैसे हमारा दिनचर्या होना चाहिए, कैसा आगे का सिचुएशन आने वाला है, इन चीजों को समझने के लिए ही हम आपके बीच में, हम आपका आज समय ज्यादा नहीं लेंगे। आपसे तो हम मिलते रहते हैं, फिर नेक्स्ट संडे हम आपसे बात करेंगे डिटेल में। लेकिन इसको समझने के लिए हम जो हमारे अपने ही हैं, डॉक्टर राजेश रंजन जी, मैं बताऊं राजेश रंजन जी का परिचय निधि जी ने आप सभी को दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा परिचय ये है कि ये परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य शिष्य हैं। और एक ऐसे शिष्य हैं, मैं बताऊं कि वो जो पीड़ा है, वो दर्द है, उस दर्द को लेकर के कहीं न कहीं इनके पास भाइयों बहुत ऑप्शंस थे। ये जब इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं और वहां से आने के बाद जब ये गेट का एग्जाम देते हैं, तो इनके पास ऑप्शन होता है कि हम एमबीए करके और बहुत मोटी सैलरी कमा सकते थे, मैनेजमेंट के लाइन में जा सकते थे। फिर भी इन्होंने चूज किया कि नहीं, हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए इन्होंने रिसर्च का क्षेत्र इन्होंने ये अपनाए। और इसको अपनाया ही नहीं, अपने देश हो या विदेश हो, जैसा कि आपको बताया गया था, वहाँ रिसर्च करने के बाद उनके दिल में जो वो पीड़ा था, वो दर्द था, वो कहीं न कहीं अपने देश में खींच के आए। और भगवान की ऐसी अनुकंपा रही कि ऐसे जगह इनका नियुक्ति हुआ है, जो आईआईटी कानपुर है, जो देश नहीं पूरे दुनिया का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये जान के खुशी होगा कि जो दिया दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर एक टाइप के व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जो आप नए होंगे, आप जनरली आप मनीष भैया को देखते आए हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मनीष भैया तो कुछ भी नहीं, इसके पीछे जो थिंक टैंक जुड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक है। मतलब ये खूबी है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा, नेता वो होता है जो ग्राउंड पे झाड़ू लेके उतरता है और सफाई करके रख देता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दिया दिल्ली में। जब आपको परिचय होगा दिया दिल्ली के एक एक व्यक्तित्व से, तो आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि देश और समाज का जज्बा रखने वाला, देश और समाज का पीड़ा लेके चलने वाला, दर्द लेके चलने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो भाषण देता हुआ आपको मिलेगा। ये भी है कि वो पीछे रह के बहुत कुछ काम कर रहा है। तो हमारे राजेश जी दिया दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज में, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उससे भी बढ़ के जो हमारे लिए पर्सनल है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं,
बहुत पहले से जो है हम लोग एक साथ रह के काम करते आए हैं। जब हम पटना में हम लोग तैयारी किया करते थे, घर घर घूमते थे, घर घर झोला पुस्तकालय चलाते थे, जो भी मिशन का काम होता था हम लोग करते थे। तो उस समय से ये एज अ वॉलंटियर की तरह काम करते आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शुरुआत होती है किसी चीज की, किसी बड़े चीज की शुरुआत होती है तो एक छोटा कार्य से शुरुआत होता है। आप अभी देख रहे होंगे कि हमारी निधि जी अभी बोल रही थी आपके बीच में, तो वो भी कुछ दिन पहले ही जुड़ी है दिया दिल्ली से। और आप देख रहे होंगे कि क्या प्रतिभा है लोगों में। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब में भी वो क्वालिटीज है और उससे ज्यादा क्वालिटीज है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर उठाइए। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर से हम राजेश जी का धन्यवाद करते हुए हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप हमारे बीच में आइए और आप हम सभी युवा साथियों को मार्गदर्शन करें कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में अपने आप को कैसे संतुलन बना करके रख सके। डॉक्टर राजेश रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया और दिया दिल्ली की सारी टीम। और जैसा कि आज का थीम है कि मंत्र फॉर सर्वाइविंग द पैंडेमिक, स्टे पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव। सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूंगा। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, साइंटिफिक टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको अगर अंग्रेजी में समझाया जाए तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा होती है। तो इसके आज आपने प्रज्ञा गीत सुना, एक शानदार वीडियो देखा कि आज की क्या परिस्थिति है, तो इसमें मुझे ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम बोलते हैं कि स्टे पॉजिटिव। सो हाउ डू वी स्टे पॉजिटिव? दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेन थिंग्स टुडे। जैसे मतलब काफी लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी परिस्थिति ऐसी बुरी है कि वो अपना मोबाइल उठा रहे थे और सुबह से लेकर शाम तक उनके उनके अपने परिवार में कम से कम 8 या 9 डेथ की खबर आई। ठीक है, सो सिचुएशन ऐसी कि आप जा भी नहीं सकते, आप शोक भी नहीं मना सकते। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, वो वैराग्य की स्थिति आ गई है कि आप क्या क्या पकड़े या क्या छोड़े। और इस स्थिति में हाउ डू वी स्टे पॉजिटिव? बिकॉज ये समय है, ये गुजर जाएगा, लेकिन इस समय में हम अपने आप को बना के रखें, अपने आप को स्थिर रखें, अपने आप को स्थित प्रज्ञ रखें। तो वो कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा टॉक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं 4 चीजों पे फोकस करूंगा। पैंडेमिक की अभी की क्या स्थिति है और क्या हो सकता है और कैसे हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सेकंड इज टेस्ट नेगेटिव। सो बेसिकली आपको जहां तक आप मुझे मेरे ख्याल को पता होगा कि कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है। नॉर्मली जो वायरल डिजीजेस होती हैं उसकी कोई दवाई नहीं होती, कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक आपको सिम्टम को ठीक कर सकता है। इट कैन नॉट क्योर द डिजीज। यू ओनली हैव द ऑप्शन ऑफ वैक्सीन, कि आपके अंदर एंटीबॉडी आए और जो कि फाइट करे। तो इस परिस्थिति में जबकि इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना एक बार में संभव नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे बचा के रखें? हाउ डू योर कीप योर सेल्फ नेगेटिव? नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव इन COVID-19. And then at the same time, the third thing कि how do you keep yourself positive? कि आप भले ही नेगेटिव हों, लेकिन आपके आसपास जो परिस्थितियां हैं, आपको अगर आप टीवी खोलें तो आपको एक भी चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा, एक भी न्यूज ऐसा नहीं दिखेगा कि जिसको आपको लगे कि हाँ वाह क्या क्या अच्छा समाचार आया है। हर जगह वही त्राही त्राही चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को आप पॉजिटिव रखें, कैसे अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें, कैसे अपने आप को होपफुल रखें? सो दैट वुड द थर्ड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूथ, दिया दिल्ली में आज 100 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें अधिकतर यूथ हैं। और यूथ से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 40 साल से नीचे हैं इसलिए यूथ हैं। यूथ से मेरा मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी एज के हों, आपके अंदर वो ऊर्जा है और आपके अंदर वो कुछ करने का जज्बा है, इसीलिए आप जुड़े हुए हैं। तो आपसे सोसाइटी को कुछ अपेक्षा है, समाज आपसे कुछ चाहता है इस विशेष परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में। सो यू हैव टू स्टेप अप, आपको हेल्प करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी प्रतिभा है, कोई भी भगवान ने आपको कुछ संपदा दी है, धन दिया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्पेंड दैट। ठीक है, सो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मैं आपसे आपका जो भी प्रश्न होंगे उसको मैं लूंगा।
तो पैंडेमिक, तो आपको सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है, जो राइट साइड में देख रहे हैं, जो आप रेड देख रहे हैं, इसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। अंदर में आरएनए का स्ट्रक्चर होता है जो कि वायरस होता है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो आपको रेड दिख रहे हैं। ये प्रोटीन जो आते हैं आपके सेल पे, आपके बॉडी के सेल पे आके जकड़ जाते हैं और उसके थ्रू ये वायरस फैलने लगता है। और ये लंग्स में बहुत जल्दी फैलता है, फेफड़ों में। और उसके चलते जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि वो जब फेफड़े के सेलों को आघात करने लगता है तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचनी कम हो जाती है और वो बहुत जानलेवा हो जाता है। सबसे ज्यादा डेथ जो है इसी कारण से हो रही है कि आपको सही टाइम पे आपको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो वायरस है इसकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। इसको जो फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था दिसंबर 2019 में। हालांकि काफी सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स आते थे कि ये बैट में पाया जाता है, बैट या पेंगोलिन, ठीक है, चमगादड़, कि चमगादड़ में ये वायरस पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जीव होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था इसके पहले, जो वायरस पिग में पाया जाता था वो भी ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। उसी तरह जो ये बैट में पाया जाता, जो चमगादड़ में पाया जाता था, वो आज ह्यूमन में आ गया। और हर जीव का लिए अलग अलग वायरस होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ह्यूमन वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। आप देखेंगे जो कोल्ड होता है, फ्लू होता है, उसमें वायरस होता है, 2-3 दिन में आपको फीवर होता है, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये वायरस ह्यूमन का नहीं है, ये बैट का वायरस है, तो हमारे पास इतनी एंटीबॉडी डेवलप नहीं है कि उसको रेसिस्ट कर पाए। और इसी कारण से इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। बॉडी फाइट करता है, उसके आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्राई करती हैं कि वायरस से लड़ें, लेकिन काफी टाइम वो नहीं लड़ पाती क्योंकि ये हमारी बॉडी का वायरस है ही नहीं। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं कि हम कुछ भी खाते हैं और उसके थ्रू ये कहीं से हमारे ह्यूमन में आ गया और अभी पूरे विश्व में फैल गया। तो सबसे पहले ये वुहान चाइना में डिटेक्ट हुआ था दिसंबर 2019 में। और अगर अभी देखा जाए तो कई मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल फर्स्ट केस से पूरे विश्व में कितनी जल्दी फैलता है वो। तो इसको जो सिम्टम है, मुझे ज्यादा एम्फेसाइज की जरूरत नहीं है। आपको हाई फीवर हो सकता है, टायर्डनेस और बॉडी एक बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ड्राई कफ, ठीक है ना, खांसी होगी बहुत ज्यादा। और ये जो सिम्टम्स थे ये सबसे पहले डिटेक्ट हुए थे। और आप पूछेंगे कि ये तो नॉर्मल फीवर में भी होता है, तो आप कैसे इसको सेपरेट करें कोविड-19 से, कोरोना वायरस से? तो उसका तरीका है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर क्या है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, कि आपको खाने का स्वाद आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, सुगंध या दुर्गंध आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि अभी जहाँ पे आरटीपीसीआर वगैरह नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिम्टम यह है कि अगर आपको 1-2 दिन में खाने का टेस्ट चला गया या फिर सुगंध लेने की क्षमता चली गई, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। और जो भी मतलब गवर्नमेंट की एडवाइस दी जा रही है या फिर जो भी आप जान रहे हैं, चाहे विटामिन लेना हो या जिंक लेना हो या फिर एजिथ्राल वगैरह, जो भी एंटीबायोटिक जो रिकमेंडेड हैं वो सब लेना शुरू कर दें और अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर दें। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, इवन इफ यू डोंट हैव द आरटीपीसीआर, ठीक है। अभी नए जो वायरस हैं उसके बारे में बात करूंगा कि डिसेंट्री, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब भी चल रहा है। फिर अभी काफी है कि कंजक्टिवाइटिस, आंख आना जो बोलते हैं ना, वो हियरिंग प्रॉब्लम, सुनाई कम हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द न्यू सिम्टम्स दैट हैज कम विद द म्यूटेशंस ऑफ द वायरस। अगर आप वर्ल्ड वाइड केस देखें तो जो भी रेड वाले, जो बहुत डार्क मेरून कलर के हैं, वो सबसे ज्यादा केसेस हैं, मतलब मोर देन 10 मिलियन केसेस। आप देख सकते हैं भारत, यूएस, ब्राजील, ये सब कंट्री जो बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्टेड हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वायरस यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ था। लेकिन कुछ क्लाइमेट की परिस्थितियां हैं, कुछ जो है कि आप हर जगह लॉकडाउन नहीं लगा सकते, तो उन सब चीजों के कारण ये काफी ज्यादा फैल गया है। तो ये आज सुबह मैंने ये डाटा लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो टॉप 6-7 कंट्रीज में हमारे यूएस, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रूस, टर्की, ये सब आते हैं। लेकिन आप मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब हमें हिला देने वाली खबर ये है कि भारत में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। अभी 3.5 लाख केस आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें तो सारी कंट्रीज में मतलब कोई 1 लाख भी नहीं है। हाल ही में काफी ज्यादा स्पाइक हुआ है तुर्क में, टर्की में, और ब्राजील में मतलब वही 70,000-50,000 केसेस लगभग आ ही रहे हैं। यूएस का काफी कम हुआ है, ये एक बार 3 लाख के करीब पहुंच गया था और अभी वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण काफी कम है। बट इंडिया में बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख केस पर डे हैं। और उससे करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखें तो मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस कंपेयर में नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में अगर देखा जाए तो कम है। ब्राजील में देखेंगे 70,000 में लगभग 3,000 लोग मर रहे हैं
और इंडिया में 3.5 लाख में लगभग 3,000 मर रहे हैं। तो उस हिसाब से डेथ रेट कम है, और उसके बारे में बात करूंगा कि क्यों ऐसा कम है। ठीक है, तो डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन भी इंडिया में कम है, सबसे कम है इनफैक्ट सारी कंट्रीज में। ठीक है, एक और जो है जो थोड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि इंडिया में टेस्ट काफी कम है। ठीक है ना, बाकी अगर आप देखें तो यूएस में टेस्ट बहुत ज्यादा है, कम से कम मतलब करीब 6-7 गुना ज्यादा है इंडिया से पर मिलियन पॉपुलेशन। इंडिया में काफी कम है, और मतलब केसेस भी कम है, लेकिन ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप देखें मतलब जो हम बोलते हैं ना वेव क्या होता है, सेकेंड वेव बोलते हैं, राइट। तो अगर आप देखें जैसे ये ब्लू वाला जो यहाँ पे मेरा अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक है कि लगभग 60,000 केस आ रहे हैं, ये यूएस का है। ठीक है ना, उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, लोगों ने सोचा कि ये शायद खत्म हो जाए, लेकिन क्या हुआ, ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ 2 महीने के अंदर, और सीधे वो बढ़ के लगभग 2.5 लाख के करीब चला गया। इसी तरह सारी कंट्री में थोड़े थोड़े मतलब कभी बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर ज्यादा आते हैं। तो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जो फर्स्ट वेव से काफी ज्यादा घातक वो सेकेंड वेव होता है। किसी भी कंट्री को देख लें, नॉर्मली ऐसा होता है, जहाँ पे भी सेकेंड वेव आई है, चाहे वो आप यूके का देख लें, तो ये इसका भी आप देख लें कि सेकेंड वेव जो है बहुत ज्यादा केसेस हैं। और वही चीज अभी भारत के साथ हो रहा है कि भारत में जो पीक था वो लगभग 1 लाख के करीब था, 1 लाख के से करीब लगभग अक्टूबर से थोड़ा पहले सितंबर के एंड में। उसके बाद वो काफी कम हो गया, और अभी आप अगर आप देखें तो वो लगभग 3.5 लाख केस हैं। सो इट्स मतलब होता क्या है कि वायरस जो म्यूटेट होके आता है, और जब वो म्यूटेट होके आता है तो और ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, मतलब और ज्यादा संक्रामक होता है, बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। इसीलिए नॉर्मली जो सेकेंड वेव होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। और करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखें तो डेथ भी जो इंडिया में मतलब मैक्सिमम लगभग 1250 हुई थी पिछले फर्स्ट वेव में, अभी वो ऑलरेडी लगभग 3,000 करीब पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि जो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है जो फर्स्ट वेव है, अब देखिए कैसे केसेस बढ़ रहे थे। जो लाइन का स्लोप देखिए कि लाइन धीरे धीरे जा रही है, राइट, जो डेट के साथ, मतलब फर्स्ट वेव है सेकंड वेव को हम सेम पीरियड पे लिया था कि 10 दिन में कितना बढ़ा, 20 दिन में कितना बढ़ा, तो ये थोड़ा धीरे बढ़ रहा था। सेकंड वेव जो बहुत फास्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है जो अभी चल रहा है। तो होता क्या सेकंड वेव में, तो क्या होता है, वायरस जो होता है वो म्यूटेट करता है, मतलब म्यूटेट इन द सेंस की इसके अंदर आरएनए होते हैं, और उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन जो हमने बताया राइट रेड वाली स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये जब रिप्लिकेट करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़े एरर्स आते हैं, उसके चलते वायरस जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो और भी ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, जो नया चेंज हुआ। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो ज्यादा घातक भी है या ज्यादा इन्फेक्शियस है, या फिर जो हमने वैक्सीन बनाई है वो दूसरे स्ट्रेन पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो काफी यूके में वेरिएंट आए, ब्राजील में आए, साउथ अफ्रीका में आए, और इंडिया में भी डबल म्यूटेंट की बात हो रही है कि 2 बार वायरस म्यूटेट हो चुका है। और उस वो जो नया म्यूटेट है ना वो बहुत अधिक इन्फेक्शियस है, जैसा कि हम डायरेक्ट डाटा से देख रहे हैं, हमने पिछले स्लाइड में देखा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है इस बार कि जो म्यूटेशन के कारण कि ये यंगर पॉपुलेशन को बहुत इफेक्ट कर रहा है। जो पहला वेव था उसमें क्या था कि जो कोमोर्बिडिटी वाले थे, जिनको पहले से बीमारियां थी, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे, या फिर जो बूढ़े लोग थे। बट इस बार मतलब मैंने अपने करीब कम से कम 10-15 ऐसे केस सुन लिए जिनका उम्र मतलब 20 से 40 साल के बीच था, और वो उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम चला गया और वो नहीं बच पाए। ये फर्स्ट वेव में ये सुनने को नहीं मिल रहा था, मतलब अधिकतर लोग जो थे वो काफी उम्र वाले थे, मतलब रेयर केसेस थे लेकिन बहुत ही कम थे। और इस बार बच्चों को भी हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, और मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कभी कभी जो हमारी जो जांच होती है आरटीपीसीआर, तो वो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो मतलब व्यक्ति के अंदर सारे सिम्टम हैं, उसको सूखी खांसी है, बुखार है, लेकिन आप जांच कराते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो मतलब ये अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफी ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि जो टेस्ट है शायद वो नहीं बता पाए कि आपके अंदर है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम दिखे तो आप बहुत सावधान हो जाइए, बहुत अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका जांच होता है या नहीं होता है, उसमें पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वायरल लोड बहुत कम होता है, जब वायरस आपके अंदर आता है शरीर में तो वो फैलना शुरू करता है। अगर आपने बहुत पहले जांच करा लिया तो क्या होगा कि वायरस अभी फैला ही नहीं, तो फिर जो आपका जो जांच होगा उसमें वायरल लोड बहुत कम मिलेगा, तो आपको बोल देगा कि नहीं आपका नेगेटिव है, मतलब बिल्कुल दिखा ही नहीं। लेकिन अगर आप वही 4-5 दिन के बाद कराएं तो वायरस पूरा फैल गया आपकी बॉडी में, तो उस समय मतलब आपको जांच कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले जांच कराया और आप खुश हो गए कि नहीं हम मैं तो नेगेटिव हूँ, तो वो बहुत जानलेवा हो सकता है। सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका जांच आज की परिस्थिति में, खासकर फर्स्ट वेव में तो नहीं बोला था, आज की परिस्थिति में अगर वो नेगेटिव भी आए तो भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, ये सब हमारे कुछ स्टडीज हैं जो हम एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से बता रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमण बहुत तेज होने वाला है गाँव में, खासकर चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, जहाँ सॉरी नॉट दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं उतनी नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इवन जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत कम है, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी नहीं है, तो उस जगहों पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार जो था ये गाँव में नहीं फैला था, बट अब ये गाँव में फैल चुका है और वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। ठीक है, सो अगर आप देखें स्टेट वाइज डाटा देखें तो महाराष्ट्र आप सभी जानते हैं कि वो पीक पे है और पिछले पीक से, मतलब फर्स्ट वेव के पीक से लगभग 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है वो। सेकंड जो है वो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मैं अभी कानपुर में हूँ और कानपुर में बहुत ज्यादा केसेस हैं, कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसी तरह दिल्ली जो है वो 3rd नंबर पे है। और आप देखें तो सारे जो स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे पीक कर रहे हैं, मतलब कोई भी कम नहीं है। सो बेसिकली जो वायरस है ये पूरे इंडिया में फैल चुका है, हर स्टेट में फैल चुका है। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कहीं पे कम केसेस हैं तो वो सिर्फ टाइम की बात है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, अगर समय पे एक्शन नहीं लिया गया तो वहां पे भी केस बढ़ेंगे, क्योंकि वायरस है हर जगह पे। ठीक है, सो अगर आपको ये सब डाटा मिलता है तो आप थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं कि इतना के, मतलब टीवी वाले क्या दिखाते हैं कि आज इतने केस बढ़ गए। ठीक है, तो उस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि सिर्फ नंबर पे मत जाइए, आप काफी चीजें देखिए। एक तो होता है कि पॉजिटिविटी रेशियो, कितने आपके पॉजिटिव आए कितने टेस्ट होने पे। जैसे मान लीजिए आपने 100 जांच करवाए, उसे मान लीजिए सिर्फ 5 पॉजिटिव आए, तो मतलब कि इन्फेक्शन बहुत कम है, ज्यादा इन्फेक्टेड लोग नहीं है। लेकिन वही अगर 100 कराए और 50 पॉजिटिव आ गए, मतलब कि वो बहुत फैल चुका है। तो एक पॉजिटिविटी रेशियो है जो आप ध्यान में रखिएगा कि कितने केसेस हैं इतने जांच होने पे। दूसरा रिकवरी, के कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। तो इंडिया का जो रिकवरी रेट है मतलब काफी ज्यादा है, मतलब मोर देन 90% है। बट प्रॉब्लम है कि इतनी ज्यादा केसेस अभी आ रहे हैं कि अगर आप 3-3.5 लाख के 90% लें भी, तो उसके बाद भी आपको रोजाना कम से कम 20-30 हजार केसेस ऐसे हैं जिनको कि मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है। ठीक है, उसी तरह फेर्टिलिटी रेशियो की कितने लोग मर रहे हैं, अगर 100 लोग पॉजिटिव है तो उसमें कितने लोग मर रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। तो इंडिया में थोड़ा कम है, बाकी आप कंट्रीज को देखें तो वहां पे पर मतलब जैसे मैंने बताया कि ब्राजील में बहुत लोग मर रहे हैं, मतलब पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो सिस्टम है पूरा मतलब ओवर स्ट्रेच्ड है, सारे जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। आपको कुछ भी हो जाए, मतलब लोगों जिनको बचाया जा सकता था ऑक्सीजन देके, वेंटिलेटर पे रख के, उनके लिए वेंटिलेटर से नहीं है, तो वो नहीं बच पा रहे हैं। तो इसलिए वो ये नंबर बढ़ने की संभावना है और वो बढ़ रहा है एक्चुअली। अगर आप देखें तो नागपुर में एक दिन में करीब 600 के करीब केसेस है। ठीक है ना, तो मतलब सीएफआर ये बढ़ रहा है, मतलब पहले जो 0.7% था अभी वो 1% से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, और ये और भी वर्ष होने की संभावना है क्योंकि सारे के सारे हॉस्पिटल फुल हैं। तो आज की जो पॉजिटिव लोग आएंगे जिनको जरूरत है वो कहाँ जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो मतलब वो बहुत फैटल होता है, बहुत डेंजरस होता है। और एक और बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ये है कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जितने जांच हो रहे हैं। तो ये जैसे थोड़ा सा मैं स्टेट वाइज दिखाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ऑफ कोर्स 1 पे है, 67,000 केस आए कल, और उत्तर प्रदेश में लगभग 38,000 आए, दिल्ली वैली में बहुत ज्यादा है, 24,000 है। तो मतलब पॉपुलेशन देखिए तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली के केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, पॉजिटिविटी रेशियो ये एक्चुअली कम्युनिटिव है तो थोड़ा कम दिखा रहा है, बट फिर भी आपको कंसर्न हो जाना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र में यहाँ पे 20% दिखा रहा है, राइट। तो एक्चुअली अगर आप डेली केस लें तो और भी ज्यादा नंबर है, तो ये सब बहुत कंसर्निंग है कि बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है। ठीक है, एक बहुत अगर आप कहीं पे टीवी वगैरह देखेंगे या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन नंबर होता है कि वायरस कितनी जल्दी फैल सकता है। ये नंबर बताते हैं कि वायरस कितनी जल्दी फैल सकता है, कि जैसे कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं कितने लोगों से मिलता हूँ एक दिन में, तो वो क्या होता है मेरे बीटा, उसको इन्फेक्शन रेट बोलते हैं। और दूसरा होता है कि रिकवरी, कि अगर मैं मिलता हूँ तो मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, राइट, जितने लोगों से मिलूंगा वहां पे जा सकता है। लेकिन मैं तभी तक इन्फेक्ट कर सकता हूँ जब तक कि मैं रिकवर ना हो जाऊं। अगर जैसे कोरोना वायरस बोलते हैं कि नॉर्मली वायरस आपके शरीर में 14 दिन तक रहता है, 2 वीक तक, इसलिए आपको 2 वीक के लिए क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाती है, राइट। सो अगर 2 वीक तक ही मैं इन्फेक्ट कर पाऊंगा, उसके बाद में ठीक होकर मैं इन्फेक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आप जब तक इन्फेक्टेड हैं तब तक आप कितने लोगों को कॉन्टेक्ट कर इन्फेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन नंबर।
ठीक है, कि बीटा कितने लोगों से मिल रहे हैं और गामा कितने दिनों तक मिल सकते हैं आप जब तक हम इन्फेक्ट हैं, तो वो रिप्रोडक्शन नंबर होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीटा जो कितना लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं रोज और गामा कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। तो अगर R0 1 से ज्यादा है मतलब इन्फेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, रिकवर कम हो रहे हैं, तो मतलब पैंडेमिक बढ़ रहा है। और अगर बीटा जो है गामा से कम है मतलब इन्फेक्शन जो है रिकवरी से कम है, तो मतलब पैंडेमिक नीचे जा रहा है, R0 1 से कम है मतलब कि वो पैंडेमिक धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर जो डिजीज होती है उसका एक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे मीजल्स को कहा जाता है कि मीजल्स होता था ना, बोलते थे कि घर पे बैठो तो मैं रूम में बंद कर दिया जाता था कि किसी का कॉन्टेक्ट में नहीं है, क्योंकि वायरस वो बहुत जल्दी फैलाता है, उसका रिप्रोडक्शन नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से कोविड-19 का रिप्रोडक्शन नंबर बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप देखें कि इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर, तो क्या होता है कि जब केसेस बढ़ते हैं तो आपका नंबर बढ़ता चला जाता है, कि जब एक जो है एक से, एक बार याद रखिए, एक से ज्यादा हो तो बढ़ रहा है, एक से कम हो तो घट रहा है। तो देखिए एक से बढ़ गया जब आपका नंबर ऑफ केसेस बढ़े, तो ठीक है। उसके बाद फिर जब केसेस कम हुए तो एक से नीचे चला गया। और अभी यूएस क्या है कि लगभग 1 के बराबर है, कि मतलब वो पैंडेमिक धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनका काफी अच्छा है, ठीक है। उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में देखिए, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मतलब रिप्रोडक्शन नंबर 1 है, तो काफी मतलब वो कंट्रोल में हो रहा है। इंडिया का देखिए अगर आप, तो इंडिया का रिप्रोडक्शन नंबर अभी आज के डेट में, आज नहीं है 3-4 दिन पहले का डाटा है, बहुत ज्यादा है, 1.35 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले जो केसेस हैं, जो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ रहा है। थोड़े फ्लक्चुएशंस हैं, बट रिप्रोडक्शन नंबर एक 1.35 एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये मतलब एक बंदा 1.35 को इमीडिएटली कर सकता है, तो मतलब अगर आप 3 लाख 3.5 लाख केसेस हैं तो उसका 1.35 टाइम्स केस कल आएंगे आपको, रफली आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट में तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है 1.61। महाराष्ट्र में नंबर आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कम है, अभी कम हो रहा है, लेकिन उसका रीजन ये है कि आपका पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। सो दिस इज नॉट द ट्रू नंबर, द एक्चुअल केस जो है वो काफी ज्यादा है, उसके बारे में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा है 1.61 जो रिप्रोडक्शन नंबर है। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट में बता रहा था कि इंडिया में जो था कि पहले एक समय ऐसा हो गया था कि सिर्फ 2 लोग मिलते थे, मतलब 2% है, अगर आप ब्लैक वाले कर्व को देखें, ये पॉजिटिविटी रेट है। तो एक समय था कि सिर्फ 100 लोगों की जांच कराए तो 2 लोग मिल रहे थे, ठीक है ना। ये जनवरी की बात थी। और अभी की क्या बात है कि अगर आप कराएंगे, अगर आप 100 लोगों की जांच कराएं तो लगभग 20 लोग के करीब हैं जो पॉजिटिव पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कंसर्निंग है कि बहुत फैल चुका है, वो ऑलरेडी फैल चुका है, ठीक है। और फर्टिलिटी रेशियो CFR जो है वो कम हो रहा है, अब अगर अब जैसे देखें, लेकिन ये नंबर बढ़ेगा, ये कर्व ऊपर जाएगा, ये हमारे प्रेडिक्शन है, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन समय पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसे एफर्ट्स डालने हैं कि ये पॉजिटिविटी रेट कम हो और CFR जो है केस फर्टिलिटी रेट वो भी कम हो, कि कम लोग मरे और कम लोग पॉजिटिव पाए जाएं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये रिकवरी है, मतलब आपको जैसा मैंने बताया कि हर कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं है, पॉजिटिव ये भी है कि अगर लोग नए नए इन्फेक्ट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक है ना। ये गैप जो बहुत ज्यादा था वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। ये एक दिल्ली का रेट है, केस है, और ये इंडिया का केस है, ठीक है। सो मैंने बताया ना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्प्रेड कम हो, पॉजिटिविटी रेट कम हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नंबर कम हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया रिप्रोडक्शन नंबर है कि कितने लोगों से आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों से मिल सकते हैं, बीटा बेसिकली कितने लोगों से आप मिलते हैं, और गामा जो है कितने दिनों तक आपका वायरस आपके अंदर बॉडी में है जब आप मिलते रहेंगे और इन्फेक्ट करते रहेंगे। तो ये गामा जो है वो नॉर्मली फिक्स है, मतलब अब आपको आपका पर्पस है R0 को कम करना, रिप्रोडक्शन नंबर को कम करना। तो या तो आप बीटा को घटाएं या फिर गामा को बढ़ाएं। तो गामा जो है कितने दिनों तक आपकी बॉडी में वायरस है, तो वो जो है आप वो फिक्स होता है नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या है कि थोड़ा यहाँ पे फूड हैबिट्स अच्छी हैं, लोग हल्दी मसाले मतलब जड़ी बूटियां खाते हैं, तो वायरस थोड़े कम दिनों तक बॉडी में रहता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत 15-20 दिनों महीने तक भी रहता है। तो यहाँ चलिए आप मान के चलिए कि 7 दिन या 10 दिन रहता है, तो ये तो फिक्स है, ये इंडिया के लिए मान लीजिए फिक्स हो गया गामा क्या 10 दिन तक रहेगा। तो ये तो आपका मतलब और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, बीटा। तो बीटा क्या है, कॉन्टेक्ट्स हैं, कि आपको मतलब नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कम करने पड़ेंगे, कि आप कम से कम लोगों से मिले, जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो आप घर से बाहर ही ना निकले, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू आप इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटरवेंशन है, लॉकडाउन है, घर पे रहिए आप, कोई पार्टी वार्टी कोई शादी वादी ये सब नहीं कीजिए,
ठीक है। सो मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल बिहेवियर है कि अगर आप 5 दिन में 2.5 लोगों से मिलते हैं तो 30 दिन में 406 लोगों से मिलेंगे। तो अगर आप 90% इन्फेक्शन है तो मतलब 360 लोगों को हम इन्फेक्ट कर लेंगे एक महीने में, एक इंसान कर सकता है। ठीक है, अगर आप 50% लेस कॉन्टैक्ट रखें और 75% लेस कॉन्टैक्ट रखें कि आप 75% मतलब इंटरेक्शन टाइम घटा दे लोगों से, तो आप महीने में सिर्फ 2.5% को ही इन्फेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे काम करता है। अगर आप लोगों से नहीं मिलें, लोगों के पास नहीं जाएं, मास्क का भी मतलब जब इमरजेंसी हो तब भी पूरा मास्क यूज करें, तो आप इन्फेक्शन जो है अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसका यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो फर्स्ट वेव में हुआ था तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। जो आप ये कर्व देख रहे हैं पर्पल ये कलर का, ऑरेंज कलर का, यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था। देखिए कर्व कैसे बढ़ रहा था, उसके बाद ये अचानक से मतलब फ्लैटन होना शुरू हो गया, राइट। तो ये जो है इंटरवेंशन का इफेक्ट है कि आप लॉकडाउन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वायरस कम होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैन वी अफोर्ड लॉकडाउन, क्योंकि मतलब दिस इज नॉट द एंड। सेकंड वेव हुआ, अगर आप लॉकडाउन लगा दें 15 दिन में कंट्रोल होगा, लोगों का फिर से वही बिहेवियर आ जाएगा, घूमना शुरू कर देंगे वो, आपका थर्ड वेव आएगा एंड दैट विल बी इवन मोर डेंजरस देन द सेकंड वेव। सो व्हाट शुड यू डू, मतलब इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर कि इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी है पिछले पैंडेमिक से ही कि लोगों को खाने की चीजें नहीं है। तो कैन वी अफोर्ड अनदर लॉकडाउन? इंस्टीड कैन वी डू समथिंग कि हम अपना बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस है कि हम मतलब जब तक जरूरत हम ना निकलें, मतलब क्या इससे ज्यादा मैं क्या एम्फेसिस कर सकता हूँ कि हमें इट्स एन इमरजेंसी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, और ये हमारा प्रेडिक्शन है। एक्चुअली ये डाटा 17 अप्रैल तक का है, मतलब 4 लाख से ज्यादा केस जाएंगे और इजीली जाएंगे, मिड में तक लगभग पीक आएगा। और ये सिर्फ हमारे मॉडल नहीं, कई मॉडल्स ये बोल रहे हैं कि मिड में तक पीक आएगा। तो अगले लगभग मतलब 20-25 दिनों तक बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवार वालों को बचा के रखें। ठीक है, सो यहाँ तक हमने बात की कि अभी की क्या सिचुएशन है। अभी ये है कि अपने आप को कैसे बना के रखें कि आप कोरोना वायरस को मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। और दूसरी बात, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो भी आप अपने आप को मतलब नेगेटिव जल्दी से जल्दी कर पाएं, मतलब टेस्ट नेगेटिव कर पाएं। तो क्या उसके उपाय हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो है ये प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, दीज आर नॉट क्योर। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिकॉशन एंड क्योर। प्रिकॉशन क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिचुएशन है उतना वर्स नहीं होगा अगर आपका इम्यूनिटी बेटर है तो। बट क्योर क्या होता है कि आपको मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू आपके वायरस को ठीक किया जाता है, या फिर आपके सिम्टम को ठीक किया जाता है। तो अगर कोई ये बोले कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ उससे आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है, वो ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है। बिकॉज यू नीड ए मेडिकल अटेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज द प्रिवेंशन, कि आप कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को कि आपके अंदर वायरस आए ही ना, और अगर किसी तरह से आ भी जाए तो भी आप उससे लड़ पाएं, आपकी बॉडी में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ पाएं। तो मतलब आयुर्वेदा में मतलब काफी इसके बारे में बात हुआ है। एक्चुअली आयुर्वेदा में टर्म आता है जनपद ध्वंस। बेसिकली वो कहता है कि वो पैंडेमिक का ही टर्म है कि पूरा का पूरा जो एरिया वो खत्म हो जाता था, एक जनपद जो है पूरा का पूरा ध्वंस हो जाता था। तो उसमें यही बोलते हैं कि जो देयर इज ओनली वन वे टू फाइट दिस काइंड ऑफ जनपद ध्वंस इज टू प्रिवेंट डिजीज बाय हैविंग ए स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और दूसरा है कि जब आपके अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा सोरअप हो जाए, और भी ज्यादा मतलब अटैकिंग हो जाए और वो वायरस को मार डाले। ठीक है, सो उसके लिए ही उपाय किया जाता है। और ये है कि इस पे ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स टाइम की बॉडी आपका कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, कोई अगर आपके अंदर डिजीज आता है, कोई वायरस आता है तो। ठीक है, तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो जल्दी से मतलब वो बंदा बच जाएगा, ही विल बी एबल टू सर्वाइव एंड कम आउट ऑफ इन्फेक्शन फास्टर, लेकिन विथ मिनिमम डैमेज टू द वेरियस ऑर्गन्स। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपका इम्यूनिटी लेवल कम है तो वायरस हर जगह फैल जाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा, एंड देन योर बॉडी विल बी सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि विटामिन सी खाओ या जिंक लो या फिर विटामिन डी लो, तो वो क्या है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग रहे, आपका बॉडी में इतनी क्षमता हो कि वो लड़ पाए इन सबसे। ठीक है, तो अब द क्वेश्चन इज कि पहले मतलब जब ये आया था तो काफी लोगों ने मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो कि आजकल बहुत चलते हैं कि नहीं हमारा तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज आवर इम्यूनिटी गुड एनफ? मतलब हम बोलते हैं ना इंडियंस का काफी है। अनफॉर्चुनेटली माय आंसर वुड बी नो। ठीक है ना, कि नहीं आप अगर सोच रहे हैं कि आपका प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है और आप बच जाएंगे, इट्स नॉट ट्रू, स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ कोरोना वायरस। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि हमारे जो फूड हैबिट्स है बहुत सब्सटेंशियली चेंज हो गए हैं। जैसे हमारा था कि जो हम खाते थे, जो नेचुरल खाना खाते थे,
ठीक है, जो जहाँ जो रीजन में जो सब्जियां होती थी, जो आपका भोजन होता था, जैसे महाराष्ट्र में ज्वार बाजरा की रोटी खाते थे, ठीक है ना, पंजाब में आटा खाते थे, बिहार छत्तीसगढ़ में राइस खाते थे, तो वो खत्म होके अब हर कोई पिज्जा बर्गर पे आ गया, ठीक है ना, फास्ट फूड पे आ गया। तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट है कि हमारी इम्यूनिटी जो है ओवर टाइम थोड़ी वीक हो गई, ठीक है ना। एंड सो इफ समबडी टेल्स कि आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, प्लीज डिसबिलीव दैट काइंड ऑफ रूमर्स कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम ठीक हो जाएंगे, तो वो बात नहीं है। ये वायरस इतना डैमेजिंग है कि मतलब आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रांग एनफ, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। जो हमारी जो हैबिट थी, जो हमें बताया जाता है कि रोटी खाओ, चावल खाओ, अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दिया। घी जो था, मतलब वेस्ट इसको अपना रहा है, लेकिन हम इसको छोड़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमारा इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो if you have now the question is, if you got the COVID-19, if you got contracted the virus, what should you do? तो आयुष ने काफी गाइडलाइंस दी हैं, और इसके पहले एक्चुअली इसमें कुछ भी नॉन साइंटिफिक नहीं है, ठीक है ना। वही मैं थोड़ा सा इम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जैसे वार्म वाटर लीजिए, आप योगासन कीजिए, हल्दी, धनिया, जीरा, ये सब का प्रयोग कीजिए, लहसुन, च्यवनप्राश, आप हर्बल टी, काढ़ा, ठीक है ना, ये सब पीजिए, ठीक है, हल्दी दूध का सेवन कीजिए, तो ये सब बहुत ही इफेक्टिव हैं, ठीक है ना। अगेन दीज आर द प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है ना, बट एज ए प्रिवेंशन मेजर दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, और ये टाइम टेस्टेड है, और अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। जैसे कि एक था कि कर्क्यूमिन जो होता है, ये हल्दी का मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है, कहा जाता है, हल्दी को एक्चुअली कहा जाता है। तो लोगों ने रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि जो कंट्रीज हल्दी रोज खाती हैं, वहां पे डेथ रेट बहुत कम है, लोग कम मर रहे हैं कोरोना वायरस होने के बाद भी, ठीक है ना। तो वो एक डायरेक्ट स्टडी है कि इंडिया में जो मैंने बताया ना, कैच फर्टिलिटी रेट कम है, वो कम इसीलिए है कि हमारे खाने में रोज हल्दी है। फॉर्चुनेटली अभी तक हम उसको बनाए हुए हैं कि हमारे खाने में रोज हल्दी खा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह मुलेठी जो है, उस पर रिसर्च आया है कि वो फायदेमंद माना जाता है, उसका यही रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो उसी तरह जो मतलब जो चाइनीज हर्बल मेडिसिन है, उसी तरह जो हमारे इंडियन हर्बल मेडिसिन हैं, जो हम काढ़ा में बात करते हैं, ठीक है ना, चाहे आपका गिलोय हो गया, या फिर जो तुलसी हो गया, ये सब चीजें जो हैं, मुलेठी तो हमने बात कर ही ली। तो ये सब इसका साइंटिफिक बेसिस है, मतलब इट्स नॉट, unfortunately we don't have that much of research output in the international journal to show that, but we have lot of experience कि जो ये हर्बल मेडिसिन हैं वो कारगर होती हैं, ठीक है। और मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई सिंपल डिजीज होती तो मैं ये बोल देता कि भाई ये दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस काइंड ऑफ डिजीज दैट इवन द साइंटिफिक कम्युनिटी इज स्ट्रगलिंग टू आंसर कि कौन सा ऐसा दवाई हो जो कि इसको ठीक कर दे। we don't have anything, I mean other than the vaccine we don't have anything, so we have to trust on our wisdom, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बताया है, उस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनफैक्ट योगा और प्राणायाम, मतलब वो भी काफी इफेक्टिव है। प्राणायाम से मैंने काफी ऐसे रिपोर्ट सुने कि जो अपने रेगुलर मतलब रूटीन में प्राणायाम का यूज करते हैं, मतलब वो अपने आप को बचा पाए। जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी लोगों को, कि ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता था, तो ऐसे केसेस जो 80 प्लस के लोग हैं, वो भी प्राणायाम से अपने आप को बचा पाए। सो दीज आर लाइक टाइम टेस्टेड थिंग्स एंड यू शुड इंक्लूड देम इन योर डेली रूटीन, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की अभी क्या हो रहा है कि जल्दी से वेंटिलेटर मिल नहीं पा रहा है। आपका अगर ऑक्सीजन लेवल, उसको बोलते हैं SpOT, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है, कि किसी को कोरोना वायरस होता था तो सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल जो है, मतलब कुछ दिन में जाना, अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो जाना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रोनल ब्रीथिंग होता है कि आप पेट के बल लेट करके सांस लें, ठीक है। इसके काफी वीडियोज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इफेक्टिव है कि आपका जब तक आपको वेंटिलेटर नहीं मिल जाता या फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, तो आप इससे आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू हैव प्लीज, अगर आप मतलब जानते हैं किसी कोरोना वायरस, उनको एडवाइस करें कि एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लें और कीप मॉनिटरिंग दिस SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, और वो 92% से कम नहीं जाना चाहिए। अगर ये 92% से कम जाता है देन इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है ना, फॉर द लाइफ। तो मतलब ये तो है ही एक सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आई डोंट नो हाउ कैन आई ओवर एम्फसाइज दैट कि आपको मास्क तो लगाना ही है, ठीक है ना। समटाइम्स यू शुड डबल मास्क, की मतलब वायरस जाए ही ना, ठीक है ना। प्रैक्टिस हाइजीन एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। डोंट कम इन कांटेक्ट विद एनीवन। जो हमारे इंडियन प्रैक्टिसेस हैं, मतलब वही तो, अगर आप उसी को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपकी काफी सारे हाइजीन हैबिट्स वहीं पे हैं। जैसे ये कहा जाता है पद्म पुराण की, आपकी हाथ जो, मतलब कुछ भी खाना हो तो पहले हाथ पैर धो के खाएं, ठीक है। ऑलवेज इफ यू गो टू एनी क्रीमेशन टेक ए बाथ, ठीक है। डू नॉट यूज अदर्स टॉवेल, डू नॉट वेयर अदर्स क्लोथ्स। हमारे दिवाली में घर की सफाई होती थी, मतलब हाइजीन प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ मतलब इनबिल्ट है, मतलब हमारे संस्कृति में है। इट्स जस्ट दैट
it's the time to revisit them and inculcate them in our daily life. तो वो बहुत important है अभी. And the one thing, the last topic is stay positive. कि अब क्या करें कि मतलब जब इतने नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं, so what do you do to stay positive in this trying times? So the first thing is to reduce media consumption. कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, अगर आप टीवी खोलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज मिलेगी. आपको अवेयर होना जरूरी है कि क्या परिस्थिति है, बट इट्स नॉट बी टू मच, राइट. इट्स नॉट कि ये आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर दे. ठीक है. सो एवरीबडी इज फाइटिंग हिज ओन पर्सनल बैटल. हर एक आप किसी से भी पूछें तो कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं जानता ऐसे किसी बंदे को जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हो. हर घर में है केसेस. ठीक है. बट स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग कि मतलब 98% 99% जो रिकवरी है. ठीक है ना. 1% लोग जो हो रहे हैं उसको भी हम कैसे बचा सकें. दैट शुड बी आवर थॉट. आवर थॉट शुड बी कंस्ट्रक्टिव कि हम कैसे हेल्प कर सकें और उनको भी बचा सकें जो कि भी 1% लोग मर रहे हैं. ठीक है. सो रिड्यूस मीडिया कंजम्पशन. सेकंड इज मतलब आप अगर स्ट्रेस लेंगे, अगर आपको डर लगेगा तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते. इससे आपका खुद का ही नुकसान होगा. ठीक है. सो आई मीन जस्ट टू टेल यू, आपको लगता होगा कि ये कहना आसान है और मानना मुश्किल है. सो जस्ट टू लेट यू नो कि जैसे हमने वो पेपर के बारे में दिखाया, तो आई एम टॉकिंग नाउ बट पार्ट ऑफ माई माइंड इज देयर कि जो मेरी सिस्टर हैं उनको भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं. ठीक है. एंड शी हैज ब्रीथिंग डिफिकल्टी. सो पार्ट ऑफ माइंड इज देयर. One of the authors in that paper, he has lost his sister while we were writing the paper, and his parents are in the hospital. One another author, he has some other problem. He had to travel. He was asked to leave. So because of this pandemic, so everybody has their own battle. So don't think that if I'm telling it, I'm preaching you. It's not. I am fighting my own personal battle, but I'm still trying to be positive and trying to make everyone positive. So do meditation. ठीक है. मतलब try to keep yourself engaged in the positive things कि आपके अंदर स्ट्रेस या फियर ना आए. क्योंकि मतलब एक होता है ना, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मतलब यू आर हेल्पलेस. मतलब आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है ना. आप जो सोसाइटल चीजें कर सकते हैं, बाकी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, अगर आप मानते हैं तो. ठीक है. सो इन दोज केसेस जस्ट लीव इट टू हिम. मतलब अगर हम कुछ जितना हमसे बन पाएगा हम करेंगे, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग स्ट्रेस एंड फियर? It's not going to help. It's only going to make you negative. And develop reading habits. This is the time कि आप positive inspiration literature पढ़ना शुरू करें. ठीक है ना. Which is very very important. चाहे वो स्वामी विवेकानंद को हो, हमारे गायत्री पर के बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं. ठीक है ना. अगर आपके अंदर ये थॉट आ जाए ना कि see there is something which is going to happen and I can only do that much. ठीक है ना. So you will keep doing things and the situation will improve. बट अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं मतलब ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये बहुत मतलब बहुत कैसे सुन रहे, तो आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा. ठीक है. सो यू शुड नॉट लेट दैट हैपन एंड डेवलप एंड रिज्यूम हॉबी. आपके अंदर अगर कोई हॉबी, अभी आप लॉकडाउन में अगर बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है, इवन इफ देयर इज नो लॉकडाउन, यू हैव टू स्टे एट होम, तो आप मतलब आपकी जो भी हॉबी है, मतलब ये जो मैं फोटो दिखा रही हूँ, हमने जब यूएस में थे, जब यूएस में 3 लाख के केसेस आ रहे थे, तो उस समय हमने मतलब खाना बनाना शुरू किया था कि हाँ हम कुकिंग करेंगे. सो एवरी डे वी यूज्ड टू मेक सम नाइस फूड एंड वी मेड दिस समोसा. आई मीन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी गुड, बट या. सो यू हैव टू रिज्यूम योर हॉबी. आपको कुकिंग पसंद है, गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, सिलाई कढ़ाई पसंद है, लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, जो भी है, रिज्यूम योर हॉबी. जो आपको लगता था ना कि आपको करना चाहते थे, हम नहीं कर पा रहे थे, दिस इज द टाइम टू रिवाइव दैट. ठीक है ना. कि अभी आपके पास घर पे समय है, आप उसको कीजिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट होर्ड. मतलब डू नॉट ओवर होर्ड. ठीक है. आपके चीजें हैं जो आपकी जरूरत की, आप रख ली अपने पास, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन के लिए, बट इट्स नॉट कि आप 6 महीने की चीजें लेके घर पे बैठे हैं. उससे क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल क्राइसिस शुरू हो जाती है. अभी क्या हो रहा है, लोगों ने रेमडेसिविर जो घर पे लेके जमा कर लिया है. ठीक है ना. ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके घर पे जमा कर लिए हैं. जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा है, वो मर रहे हैं, और आप घर पे रखे हुए, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके पास. ठीक है ना. तो एक है कि ठीक है आप थोड़ा सा रख लिए अपने पास, बट इट्स नॉट बी कि आप पूरा एक क्राइसिस उत्पन्न करें होर्डिंग करके. सो एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अननेसेसरी टेंशन आल्सो इन योर माइंड. ठीक है. सो डू नॉट ओवर होर्ड. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द ओनली सॉल्यूशन यू हैव फ्रॉम दिस क्राइसिस, जो कि भी सेकंड वेव है, आई एम सेइंग दैट इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, देयर विल बी थर्ड वेव, देयर विल बी फोर्थ वेव, and this virus is very very dangerous. So get vaccinated at the first opportunity.
एक मई से खुल रहा है कि 18 साल से ऊपर सभी को मिलेंगे। तो आपको जब भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, मेक श्योर कि आप ऐसे जाएं कि आप वहां से वायरस लेकर ना आए। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा ये हो, तो आप ना जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत ज्यादा क्राउडिंग ना करें। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज द ओनली वे यू हैव, ठीक है। तो डू नॉट बिलीव इन रूमर कहीं ये वैक्सीन खराब है या ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है ना। सी, नो वैक्सीन इन द वर्ल्ड हैज बीन टेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोई भी वैक्सीन जो है, एक वैक्सीन को बनने में 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। हमने ये 1 साल में निकाला। सो ऑफ कोर्स वी डोंट नो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन। आप या तो आप मतलब ये देखते रहिए, लॉकडाउन फेस करते रहिए, या फिर इतने जो बुरे कंडीशन है वो देखते रहिए, या फिर आप ट्रस्ट कीजिए कि जो वैक्सीन है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो कारगर है, तो लोगों को बचा रही है। जो उनको वैक्सीन है उनको भी केसेस हो रहे हैं, उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है, बट एटलीस्ट द सिम्टम्स आर लिटिल माइल्ड, ठीक है ना, कि उनको बचाने में सहयोग कर रही है। सो वी शुड टेक द वैक्सीन एज सुन एज वी गेट इट, ठीक है। सो लास्ट थिंग इज टू स्टेप अप, कि हम सभी युवा हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं देश की हमसे अपेक्षा है, मतलब इट्स ए हेल्थ इमरजेंसी। बिलीव मी, वी आर एट वार विथ एन एनिमी हु इज नॉट विजिबल, ठीक है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, बट इट्स ए वार एंड वी हैव टू बिकम ए सोल्जर, ठीक है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, द काइंड ऑफ क्राइसिस वी हैव, दुनिया की कोई भी कंट्री इसको मतलब अपने आप हैंडल नहीं कर सकती अनलेस देयर इज ए पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। मतलब इट्स दैट बैड, ठीक है। सो you have to become strong and that's the only option you have, only choice you have. So system is test to the limit। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टेस्ट कराना है, तो जो टेस्ट लेने वाला बंदा है उसी को कोरोना वायरस हो गया है। सो हाउ विल यू गेट टेस्टेड? जो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ही कोविड पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। सो द कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर, मतलब वी हैव टू कम टुगेदर टू हेल्प ऑल दिस पीपल एंड while making sure कि we ourselves do not get infected, ठीक है ना। You have to take extreme caution, but we have to come together. So you have to create self help groups, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो उनके आप कंडीशन देख रहे हैं कि आप कुछ कर सकें। मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव है, किसी का बच्चा है, ठीक है, वो खाना तक नहीं कर पा, उनके घर के बाहर आप खाना रख के आ गए, ठीक है ना। दैट्स ए वेरी वेरी बिग हेल्प, मतलब जो सोसाइटल सर्विस है, ठीक है। दिस इज द टाइम टू डू इट। मतलब लेट मी वेरी ब्लंट, दिस इज द टाइम टू डू इट। ना तो ये सब ऐसा पहले कभी हुआ है, ना कभी होगा। मतलब आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट दिस इज रियली बैड सिचुएशन, ठीक है। सो क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोवाइड लॉजिस्टिक, मॉनिटरी एंड मोरल सपोर्ट। आपको जहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उनको हेल्प कीजिए। चाहे आपके अंदर कोई काम करने वाला आता है, वो उसका जॉब चला गया, आप किसी गरीब को देख रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, डू दैट। मतलब दिस इज द टाइम, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती हैं, एक दूसरे कम्युनिटी के बीच वैमनस्यता पैदा की जाती है, नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश की जाती है। सो फाइट दोज मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। एंड या आई मीन जस्ट द फाइनल वर्ड दैट वी विल विन दिस वार, ठीक है। मतलब इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ रेजिलियंस की मतलब वी विल विन दिस, although we may lose many personal battles and we don't know about the cost yet. Unfortunately it's going to be big, but we are going to win this war, ठीक है। डू नॉट लूज होप एंड जस्ट द फाइनल लाइन्स, जो मेरी मतलब एक बहुत ही फेवरेट गीत है, कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर सामी तो है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू everyone and I would be very happy to take any question from you. Thank you very much.